विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन लर्निंग अकाउंटेंसी क्लास 12th में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं निवृत्ति के साझेदार के निवृत्ति के बड़े प्रश्न। इसके पहले वीडियो में हमने छोटे प्रश्नों में चर्चा की और ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ इत्यादि उनको देखे, और अब इसमें हम बड़े प्रश्न को ध्यान में लेंगे। तो यहाँ देखिए, स्वाध्याय में 5वां प्रश्न है। धवल, कमल और नवल दो दो एक में साझेदार हैं और उनकी पक्की तलपट दी गई है, और इसके आधार पर समायोजन को ध्यान में रख करके हमको रोज नामचा लिख करके आवश्यक खाते तैयार करने हैं और पक्की तलपट बनानी है निवृत्ति के पश्चात की। तो आपको जैसे हम चर्चा किए थे कि प्रवेश में 4 खाते हम बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा। उसी तरह से निवृत्ति में भी हम खाते वही बनाते हैं। और रोकड़ खाता में अगर आपको रोकड़ की कोई माहिती है तो ठीक है, नहीं तो आप ना बनाए तो आपके लिए ऑप्शनल है। और आप अगर बनाते हैं तो आप रोकड़ खाते की बाकी या बैंक खाते की बाकी वहाँ दर्शा सकते हैं। तो 4 खाते के लिए हम इसमें तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम खाते इसमें बना लिए हैं, जैसे पुनः मूल्यांकन खाता है, और उसके बाद है साझेदारों का पूंजी खाता। 3 साझेदार हैं, धवल, कमल और नवल। उसके बाद रोकड़ या बैंक खाता, और उसके बाद 31/3/16 के दिन का निवृत्ति के पश्चात का आर्थिक चिट्ठा हमने बनाया है यहाँ पर। और आर्थिक चिट्ठा जिस तरह से है, तो थोड़ी इसमें गणना देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ आपको धवल, कमल, नवल का पुराना अनुपात है 2:2:1 जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। और उसके बाद नवल की निवृत्ति के पश्चात जब नवल निवृत्त हो जाएगा तो बचेगा कौन? धवल और कमल। तो इनका नया अनुपात आपको जो निकालना है, तो यहाँ पर आपको उस अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे हम कि नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात। तो नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात, तो यहाँ पर देखिए धवल और कमल दोनों का अनुपात कितना है? 2:2। तो इनका अनुपात 2:2 हुआ, छोटा किया तो 1:1। इसका मतलब नया अनुपात क्या होगा? समान। तो नया अनुपात समान होगा, या लाभ का अनुपात कहो तो भी समान होगा, और पुराना अनुपात। इतनी मात्रा हमको दिया गया है। दूसरा एक समायोजन देख लेते हैं गिनती में कि नवल के भाग की ख्याति। यहाँ पर आपको ख्याति का मूल्यांकन दिया है समायोजन नंबर 6 में। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 हुआ, उसमें से नवल की ख्याति निकाल लेंगे। तो नवल की ख्याति में 40,000 मूल्य निश्चित हुआ, और नवल का हिस्सा है 1/5। तो यानी कि नवल की ख्याति कितनी हुई? 8,000 रुपये हुई। तो 8,000 रुपये नवल की ख्याति हुई। अब निवृत्ति के समय ख्याति में प्रविष्टि में चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि नवल निवृत्त हो रहा है, तो नवल निवृत्त होने वाले साझेदार को ख्याति दी जाएगी। और कौन देगा? चालू रहने वाले साझेदार। कैसे देंगे? अपने लाभ के अनुपात में। इनका लाभ का अनुपात क्या आया? 1:1, या नया अनुपात 1:1 आ रहा है। तो जो भी लाभ का अनुपात होगा उस अनुपात में देंगे। तो यहाँ पर देखिए धवल और कमल ये साझेदार चालू रहेंगे, और नवल रिटायर हो रहा है, तो ये दोनों मिल करके नवल को ख्याति दे रहे हैं। 8,000 रुपये समान भाग है, तो 4,000। तो धवल के पूंजी खाते उधार 4,000, कमल के पूंजी खाते उधार 4,000, और नवल के पूंजी खाते जमा 8,000। तो ये ख्याति की प्रविष्टि आपको यहाँ पर समझना है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रवेश से। और अब हम बाकियाँ देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ हमें पुरानी ख्याति दी गई है, तो पुरानी ख्याति यहाँ पर दी गई है। तो पुरानी ख्याति पहले हम क्या करेंगे? पुराने अनुपात में इसको हम बांट लेंगे। तो पुरानी ख्याति को पुराने अनुपात बांटेंगे तो कितनी है? 10,000। तो पुराना अनुपात इनका है, यहाँ पर दिया है 2:2:1। तो 2,000 इसका हो जाएगा 4,000, 4,000 और 2,000। तो इसको हम पूंजी खाते उधार, यही चीज़ हम निवृत्ति और प्रवेश के चैप्टर में भी करते थे। तो यहाँ पर तीनों साझेदारों को, धवल, कमल और नवल, ख्याति को बांट दे रहे हैं, पुरानी ख्याति को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000, 4,000 और 2,000। ये हमने ख्याति का अपलिखित कर दिया, पुरानी ख्याति। और प्रवेश में भी हम जैसे यही करते थे, पुरानी ख्याति को अपलिखित करते थे। यंत्र यहाँ पर है 20,000, तो इसको हम दर्शाएंगे पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में यंत्र यहाँ दर्शा दिए 20,000। समायोजन है, रकम अंतर लिख दे रहे हैं इसके अंदर। आपको मैंने चर्चा किया था प्रवेश में, आप चाहें तो समायोजन की असर यहाँ पर न दे करके सीधा बाहर जो भी कमी वृद्धि हो लिख सकते हैं सीधा। और आप अगर ऐसा लिखते हैं तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा। उसके बाद यंत्र के बाद है विनियोग।
तो यहाँ पर विनियोग के बारे में देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर एक समायोजन है, समायोजन नंबर 2, विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई और इस कीमत पर उसको नवल ले जाता है। तो यहाँ पर विनियोग हम देख रहे हैं 10,000 रुपया है, तो 10,000 है, उसकी कीमत नहीं हुई, 8,000 निश्चित हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत में कमी हुई। तो कमी हुई तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः मूल्यांकन खाते में इसको हम उधार करेंगे अगर इसकी कमी हो रही तो। और साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर विनियोग अनामत भी है कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ विनियोग वृद्धि कमी फंड है 2,500 रुपया, तो 2,500 रुपया यहाँ पर फंड है। तो अब सबसे पहले इसकी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं एंट्री कि 10,000 का विनियोग निश्चित हुआ, उसको साझेदार नवल ले जाता है। तो कितने में ले जाता है, 8,000 में। तो इसके असर पहले देख लेते हैं हम। तो कोई भी साझेदार कोई भी संपत्ति ले जाए तो पूंजी या चालू खाते में उधार करो। तो पूंजी खाते में उधार कर देंगे विनियोग 8,000 रुपये से। तो पूंजी खाते के उधार में हमने लिख दिया यहाँ पर विनियोग खाते, और नवल ले जा रहा है तो नवल में कितने रुपए का बता दिए इसको, 8,000। एक असर यहाँ आ गई। और दूसरी असर इसकी 10,000 का विनियोग था, 8,000 कीमत निश्चित हुई, 2,000 कमी हुई। उस 2,000 में फंड के रूप में 2,500 पड़ा था, तो उसमें से इसको अपलिखित कर देंगे तो 2,000 निकल जाएगा। तो कितना बचा, 500 बचा। तो ये जो 500 बचा इसका हम वितरण कर देंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में, जिस तरह से विनियोग अनामत बांटते हैं, सामान्य अनामत बांटते हैं उस तरह से। तो पुराने अनुपात में 200, 200 और 100 विनियोग वृद्धि कमी 200, 200 और 100, ये पुराने अनुपातों ने बांट दिया अनामत को। तो अब विनियोग का आपका हिसाब क्लियर हो गया कि पक्की तलपट में विनियोग नहीं आएगा, क्योंकि वो साझेदार ले गया तो उसके पूंजी खाते उधार हो गया और उसकी कमी हुई थी। तो अगर विनियोग अनामत नहीं होता तो हम पुनः मूल्यांकन में उधार करते, लेकिन यहाँ पर विनियोग अनामत था इसलिए इसमें माइनस कर दिए और इसकी जो वृद्धि बची उसको हमने बांट दिया। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है देनदार। तो देनदार यहाँ पर 30,000 है। तो देनदार यहाँ लिखते हैं संपत्ति में देनदार 30,000, समायोजन है, बाद में इसको करेंगे एक साथ। फिर उसके बाद है स्टॉक, 10,000 रुपया है, संपत्ति में लिखेंगे स्टॉक। यहाँ पर स्टॉक दर्शा देंगे हम, यहाँ पर 10,000 रुपये से स्टॉक 10,000। फिर उसके बाद है रोकड़ और बैंक। तो हमने रोकड़ बैंक खाता बनाया है तो वहाँ दर्शा देंगे 5,000 शेष। तो यहाँ पर रोकड़ खाता यहाँ हमने छोटा सा बनाया हुआ है, रोकड़ बैंक खाता है, यहाँ पर शेष आगे लाए 5,000। तो इस तरह से संपत्ति पक्ष पूरा हुआ। दायित्व पक्ष में तीनों की पूंजी है, धवल, कमल और नवल। तो 30,000, 20,000 और 10,000। तो तीनों की पूंजी यहाँ दर्शा देंगे, यहाँ पर 30,000, 20,000 और 10,000, तीनों साझेदारों की पूंजी। और आगे है सामान्य अनामत। तो जिस तरह विनियोग अनामत बांटे उस तरह सामान्य अनामत भी उसको हम बांट देंगे। 5,000 है तो 2,000, 2,000 और 1,000 यहाँ बांट देते हैं। 2,000, 2,000 और 1,000 पुराने अनुपात में, पुराने साझेदारों में बांट दिया है। उसके बाद है विनियोग वृद्धि कमी फंड तो हो गया। फिर डूबत ऋण अनामत यहाँ दिया है 2,000। तो यहाँ पर डूबत ऋण अनामत 2,000 दिया हुआ है, तो उससे संबंधित यहाँ पर समायोजन भी है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहीं पर। तो आप देखिए 5वां समायोजन, डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखना है। तो देनदार हमने लिखे हैं यहाँ पर 30,000, यहाँ पर देनदार 30,000 है, 10% करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। तो 3,000 डूबत ऋण अनामत हुआ और ये माइनस करेंगे तो बाहर इसमें आएगा 27,000। अब 3,000 की व्यवस्था हुई अनामत की और हमारे पास पुरानी अनामत कितनी पड़ी है, 2,000। तो उसमें अपलिखित हो जाएगी। तो 3,000 में हम 2,000 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,000 बढ़ेगा। तो जो 1,000 बढ़ेगा उसको हम पुनः मूल्यांकन में उधार करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में हम इसको दर्शा देंगे, ये पुनः मूल्यांकन में डूबत ऋण अनामत खाते 1,000। ये डिफरेंस आया जो वो, इस तरह से, यानी कि नया अनामत हुआ हमारा कितना, 3,000, पुराना कितना पड़ा था, 2,000, डिफरेंस आया 1,000, उसको यहाँ दर्शा देंगे। उसके बाद है लेनदार। लेनदार है 15,500। तो लेनदार हम यहाँ दर्शाएंगे दायित्व में, समायोजन है तो अंदर लिखेंगे 15,500। तो जो समायोजन तुरंत इफेक्ट कर रहे हैं उसको हम दर्शा देंगे, बाकी को हम बाद में दर्शाते हैं। तो ये सारी एंट्री हो गई। अब समायोजन ले लेते हैं।
यंत्रों की कीमत 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है। तो आपको नई कीमत यहाँ दी गई है, तो उसके आधार पर आप कीमत यहाँ दर्शाएंगे। तो यंत्र की कीमत आपको कितना गिनना है? 25,000। अब देखिए यहाँ पर यंत्र 20,000 है और इसको गिनना कितना है? 25,000। तो इसका मतलब यंत्र में वृद्धि हुई 5,000। फिर स्टॉक देखिए, स्टॉक यहाँ कितना है? 10,000। आपको उसमें गिनना यंत्र है कितना है? स्टॉक को 5,000 गिनना है, यानी इसकी नई कीमत हमको 5,000 गिनना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस कमी करना पड़ेगा इसके अंदर। तो माइनस कमी, इस तरह से कमी कर देंगे इसमें, और कमी कितनी होगी इसके अंदर? 5,000। ये हो गया। और अब यहाँ पर दर्शाएंगे स्टॉक में कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे, और यंत्र में वृद्धि हुई तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे 5,000। दोनों असर यहाँ पर हमने दर्शा दिया। उसके बाद समाधान 2, इसका हमने हल कर दिया है, विनियोग का है। नवल ले जाता है उसको दर्शा दिए और उसकी कमी वगैरह दर्शा दिए। लेनदारों में से 5,000 दायित्व चुकाना नहीं पड़ेगा, कमी हो रही है, तो लेनदार में से हम माइनस करेंगे 5,000। लेनदार कम हो जाएगा 5,000 और बाहर बचेगा 10,500। और लेनदार में कमी हुई यानी कि पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे, तो पुनः मूल्यांकन में जमा हो जाएगा ये रकम 5,000। उसके बाद है कारीगर मुआवजा पेटे 2,000 के दावे का प्रावधान करना है। अब कारीगर मुआवजा का प्रावधान करना है तो अपना दायित्व बनेगा, तो पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में इसको हम दर्शा देंगे। कारीगर या कर्मचारी मुआवजा का दावा, यहाँ कितना प्रावधान करेंगे? 2,000। ये हमने यहाँ प्रावधान कर दिया 2,000 रुपये का। और इसकी दूसरी असर नुकसान या खर्च के रूप में पुनः मूल्यांकन में उधार में कर्मचारी मुआवजा का दावा 2,000। 2 असर हो गई। और उसके बाद यहाँ पर डूबत ऋण अनामत का समायोजन हमने कर दिया है, ख्याति का मूल्यांकन भी हो गया है। इस तरह से अब सभी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। अब इनके ऊपर से अब इसका हम योग करेंगे, तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन में जमा पक्ष में देख रहे हैं तो 10,000 है टोटल। पुनः मूल्यांकन का टोटल 10,000, उधार पक्ष में लाएंगे 10,000, 10,000 लाएंगे इसको, और उसके बाद अंतर निकालेंगे तो 5, 2, 7 और 1, 8, 2,000 का अंतर इसमें आएगा तो वो लाभ कहा जाएगा 2,000। और इसको बांट देंगे पुराने अनुपात में इनके 800, 800 और 400, 800, 800 और 400 ये बांट दिए। और ये लाभ आया तो पूंजी खाते में इसको जमा ले लेंगे, तो जमा पक्ष में पूंजी खाते में पुनः मूल्यांकन खाते यहाँ पर 800, 800 और 400, पुनः मूल्यांकन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब पूंजी खाता, पूंजी खाते के अंदर भी हमने सभी एंट्रियां इसमें दर्शा दी हैं, लगभग हो गई हैं पूरी। तो अब इसके अंदर हम अंतर निकालेंगे, इसके अंदर टोटल करके। पहले एक ख्याति की एंट्री बाकी है, वो देख लेते हैं। ख्याति इस तरह है, धवल के पूंजी खाते उधार, कमल के पूंजी खाते उधार, नवल के पूंजी खाते जमा। तो नवल के पूंजी खाते में जमा करना है 8,000 रुपया। कैसे जमा करेंगे? दोनों के नाम से, धवल और कमल के नाम से इसको हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4-4 हज़ार है, तो ये देखिए यहाँ पर धवल के पूंजी खाते यहाँ पर 4,000 और नवल के कमल के पूंजी खाते 4,000। इस तरह से आप देखेंगे कि ये नवल के पूंजी खाते 8,000 जमा हो गया, तो ये 8,000 जमा हो गया यहाँ पर इसके खाते में। और उसके बाद धवल के पूंजी खाते में उधार करना है 4,000 और कमल के पूंजी खाते में उधार करना है 4,000। किसके नाम से? नवल के नाम से। तो ये रहा नवल के पूंजी खाते, और धवल में 4,000 और उसके बाद कमल में 4,000। दोनों साझेदारों में 4-4 हज़ार इसको दर्शा दिए। और इस तरह से ख्याति की एंट्री कंप्लीट हो गई। और अब टोटल ले लेते हैं, तो टोटल में देखिए पहले धवल में 30,000, 2,000, 200 और 800 है, इनको जोड़ेंगे तो आ रहा है 33,000। इसका टोटल हुआ 33,000। फिर कमल का देख लेते हैं, 20,000, 2,000, 200 और 800, इनको जोड़ेंगे तो हो रहा है 23,000, 23,000। और नवल का टोटल कर रहे हैं तो नवल में है 10,000, 1,000, 100, 400, 4,000 और 4,000, इनको जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 19,500। 19,500 ये कंप्लीट हुआ। ये सारे टोटल हम यहाँ ला देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 33,000, 23,000 और 19,500 ये हो गया। अब बाकी निकाल लेंगे तो शेष आगे ले गए। तो धवल में हमारे पास यहाँ 2 एंट्री है, 4 और 4 8,000, तो 33,000 में 8,000 निकालेंगे तो 25,000 बचेगा। तो इसका शेष आया 25,000। कमल में देखिए 23,000 है, उसमें से 8,000 निकलेगा तो 15,000 बचेगा, 15,000। और आपको अब ध्यान रखना है कि जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसको या तो रोकड़ भुगतान किया जाएगा, और नहीं सोचना है तो उसको लोन बता देना है आपको, क्योंकि वो साझेदार में से अब वो निकल जाएगा, तो फिर उसकी पूंजी का शेष हम आगे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने शेष में नील कर दिया और अलग से लिखा नवल की लोन खाते, क्योंकि कोई सूचना नहीं है कि नवल को भुगतान कैसे करना है, तो फिर जो डिफरेंस आएगा उसकी हम वहाँ लोन दर्शा देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह दर्शाएंगे 19,500 है, उसमें 2,000 और 8,000 2 एंट्री है, तो 10,000 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 9,500 बचेगा। तो ये जो 9,500 बचेगा ये इसकी लोन कही जाएगी, 9,500। तो आपको ध्यान रखना है निवृत्ति के चैप्टर में खास। अब इसको कैसे दर्शाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का तो शेष आया 25,000 15,000, तो यहाँ हम लिख देंगे धवल और कमल का 25,000 जो शेष निकला पूंजी का, और इसका 15,000, दोनों का मिला के 40,000 ये शेष दर्शा दिया। और नवल की लोन, क्योंकि नवल अब साझेदार में से निवृत्त हो गया तो लोन बन गई उसकी, कितनी लोन बनी उसकी 9,500, तो ये अलग से दर्शा देंगे हम नवल की लोन खाते 9,500। ये आपको नया चीज़ है इसके अंदर निवृत्ति में। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा ये रोकड़ बैंक खाता बचा, इसमें कोई एंट्री नहीं है तो वही टोटल कर लेंगे 5,000 दोनों साइड में, और उसका अंतर भी वही रहेगा 5,000। ये आपके लिए विकल्प है, आप नहीं बनाओ तो सीधा आप एंट्री बता सकते हो यहाँ पर, और बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ये रोकड़ बैंक का जो है उधार शेष आया 5,000, तो यहाँ दर्शा देंगे रोकड़ बैंक खाता 5,000। और इस तरह से ये हमने सारी एंट्री दर्शा दिया। अब पक्की तलपट का योग देख लेते हैं। 25,000 है, 27 और 5 और 5,000 है, तो मिलाएंगे जोड़ेंगे तो 62,000 बनेगा। और संपत्ति पक्ष का भी, दायित्व के पक्ष का भी 40,000, 9,500 और उसके बाद है 10,500 और 2,000 है, इनको जोड़ देते हैं तो इनका टोटल आया 62,000। इस तरह से हमारे दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया और आपका ये सवाल कंप्लीट होगा निवृत्ति में। तो निवृत्ति में आपने देखा थोड़े से चेंज हैं, बाकी सब उसी तरह से आपको करने हैं। इसके अंदर ख्याति में प्रविष्टि में चेंज है, दूसरा शेष निकालने में आपको ध्यान रखना है, रोकड़ चुका है तो रोकड़ खाते, और सूचना नहीं है तो लोन खाते, वो दर्शा देना होता है। और बाकी एंट्री आपने जिस तरह देखा उसके आधार पर अब इसकी प्रविष्टि करेंगे। यहाँ बोला है कि रोजनामचा लिखो, तो रोजनामचा में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पुनः मूल्यांकन का रोजनामचा लिख देने का। मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखिए पुनः मूल्यांकन का रोजनामचा करेंगे तो ये उधार पक्ष है या जमा पक्ष है, तो इसके लिए आपको जब एंट्री करेंगे तो ऐसा होगा पुनः मूल्यांकन खाते उधार, स्टॉक खाते का, कर्मचारी मुआवजा का दावा खाते का, डूबत अनामत खाते का। एक एंट्री हो गई। संयुक्त एंट्री ले लेंगे तो छोटा हो जाएगा थोड़ा। अब इस साइड की एंट्री देखो तो यंत्र खाते उधार 5,000, लेनदार खाते उधार 5,000 और पुनः मूल्यांकन खाते का 10,000 हो गया एंट्री। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर लाभ है तो फिर से यही बोलेंगे पुनः मूल्यांकन खाते उधार, धवल के पूंजी खाते का, कमल के पूंजी खाते का, नवल के पूंजी खाते का, टोटल 2,000 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये। एक एंट्री ये करना है। दूसरी एंट्री आपको करना होता है कि सामान्य नामत का आपने वितरण किया, कोई भी आपने वितरण किया उसकी एंट्री करना है। तो यहाँ पर पूंजी खाते जमा पक्ष में किए हो तो सामान्य नामत खाते उधार, धवल के पूंजी खाते का, कमल के पूंजी खाते का, नवल के पूंजी खाते का। फिर विनियोग वृद्धि कमी की भी एंट्री की हो यहाँ पर, तो विनियोग वृद्धि कमी खाते उधार, धवल के पूंजी खाते का, कमल के पूंजी खाते का, नवल के पूंजी खाते का। और उसके बाद ख्याति की प्रविष्टि है, तो ख्याति की प्रविष्टि हमने किया इस तरह से, तो आप उसमें लिख सकते हैं, लिखना हो तो जो ख्याति की हमने गणना करके प्रविष्टि किया उसकी। और उसके बाद जो है ये हमने लाभ का तो हमने एंट्री कर दिया इसके अंदर, और एक ख्याति अपलिखित करने की भी एंट्री आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए आपको धवल के पूंजी खाते उधार, कमल के पूंजी खाते उधार, नवल के पूंजी खाते उधार और ख्याति खाते जमा अपलिखित करने की एंट्री हुई।
तो देखिए हमने एंट्री यहाँ बनाया हुआ है पीछे यहाँ पर ये प्रविष्टि, तो डायरेक्ट अपने एंट्री कर देते हैं इसके अंदर। पहले देखिए पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में जो एंट्रियाँ हैं उसकी अपने एंट्री कर लेते हैं इसके अंदर। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में जो एंट्रियाँ थी, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार क्या क्या था उसमें, एक तो स्टॉक था, स्टॉक कितना था 5000 था, तो स्टॉक 5000 सॉरी जमा हो रहा है इसके अंदर, तो ये रकम यहाँ आएगी 5000 जमा में पहले दर्शा देते हैं। फिर कर्मचारी अकस्मात मुआवजा का प्रावधान था 2000 था, उसको दर्शा देते हैं। और उसके बाद जो है डूबत अनामत था, वो रकम कितनी थी 1000 थी, इसको दर्शा दिए और इनको जोड़ दिए 5 2 7 और 1 8000, तो यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो गया 8000। ये एंट्री हो गई है कंप्लीट। विवरण दे देने का इसके अंदर, स्टॉक में कमी हुई या तो इसके अंदर पुनः मूल्यांकन खाते उधार हुए। फिर देखिए दूसरा, पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में यंत्र और लेनदार ये दो थे, तो उसको लिख देते हैं। यंत्र था कितना 5000, यंत्र 5000 और लेनदार भी कितना था 5000, तो दोनों उधार हो गए, पुनः मूल्यांकन खाते जमा हो जाएगा 10000। ये प्रविष्टि हो गई। उसके बाद तीसरी प्रविष्टि है अपने पुनः मूल्यांकन में जो लाभ हुआ था, लाभ के लिए था, तो पुनः मूल्यांकन खाते कितना लाभ हुआ था 2000, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार 2000 और उसको हमने बांटा था पूंजी खाते में, तो 800 800 400, तो तीनों साझेदारों के पूंजी में 800 800 और 400, ये एंट्री हो गई। उसके बाद सामान्य अनामत का जो वितरण किया उसकी एंट्री बताना है। तो सामान्य अनामत की एंट्री में हमने बताया था इसके अंदर कि सामान्य अनामत खाते उधार अनामत की रकम कितनी थी 5000, तो यहाँ पर 5000 बता देंगे। सामान्य अनामत खाते उधार 5000, धवल के पूंजी खाते का 2000 जो बांटे थे, कमल के पूंजी खाते का 2000 और नवल के पूंजी खाते का 1000, ये इसका वितरण हो गया। फिर हमने उसमें विनियोग वृद्धि कमी फंड था 500 रुपया बांटे थे हम, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर दर्शा देंगे जो बांटने की एंट्री थी इसके अंदर। तो 500 से बांट देते हैं, बाकी तो हमने वहाँ एडजस्ट कर दिया था। तो 500 और यहाँ पर कितना किए थे 200 200 और 100, ये जो वितरण किया था खाली उसकी एंट्री हम दर्शा रहे हैं। फिर उसके बाद है ख्याति जो अपलिखित किए थे, तो ख्याति हमने अपलिखित किया तो उसकी एंट्री हमने किया था, तीनों को भागीदारों के पूंजी खाते उधार कर दिया था 4000 4000 और 2000 और उसके बाद जो है जमा कर दिए थे ख्याति खाते 10000, तो पुरानी ख्याति को अपलिखित किया। देखिए ये सारी एंट्री आपको ध्यान रखना, जब भी प्रविष्टि पूछी जाए तो आपको इस तरह से पुनः मूल्यांकन में और बांटी गई अनामत को अपलिखित की गई चीज़ों को आपको लिखना है। और उसके बाद 7वीं एंट्री आती है इसके अंदर, तो 7वीं एंट्री अपने ये जो ख्याति की हुई, जो अपने ख्याति की एंट्री गणना किए हुए वही एंट्री है। तो ख्याति का जो 8000 था, तो यहाँ आपने 4000 4000 और नवल की पूंजी खाते 8000, ये ख्याति जो है नवल को मिली, इन दोनों ने चुकाया, ये एंट्री हमने गणना कर दिया है, वो एंट्री आएगी यहाँ पर। उसके बाद नवल जो है साझेदार है और विनियोग ले जाता है, तो विनियोग ले जाता तो उसको हमने पूंजी खाते में उसको उधार कर दिया था, तो उसकी एंट्री हम यहाँ दर्शा देंगे। तो कितने में ले गया था 8000 में, तो नवल के पूंजी खाते उधार 8000 और विनियोग खाते 8000, यानी जो एंट्रियाँ साझेदार को इफेक्ट कर रही हैं उनकी एंट्री हम ले रहे हैं यहाँ पर। और लास्ट में इसकी लोन हमने कहाँ निकाला था पूंजी खाते के उधार पक्ष में, तो नवल के पूंजी खाते उधार और नवल की लोन खाते का 9500। तो इस तरह से आपको परीक्षा के अंदर प्रविष्टि पूछी जाती है, तो आप लिख सकते हैं इसको, इनका कुल योग कर देते हैं तो इसका टोटल आया 63000 दोनों पक्ष का योग कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें संक्षिप्त विवरण दे करके और इस तरह से आप एंट्री इसे कर सकते हैं। तो ये एंट्री आपको इस तरह से करना है समायोजित। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर जो है 5 ये कंप्लीट होता है और इसके अंदर आपने समायोजन के साथ सारे खाते बना करके और प्रविष्टि भी आपने दर्शाया। अब इसके बाद हम स्वाध्याय में देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, प्रश्न नंबर 6 में आपको यहाँ पर सबसे पहले तो रोहित मोहित और विराट पुराना अनुपात 4:3:2 है और उनकी पक्की तलपट दी गई है और समायोजन दिया गया है। इसके आधार पर आपको पूछा गया है पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, निवृत्त के बाद की पक्की तलपट, और जैसे अपने बैंक खाता वगैरह बनाते हैं वो आपको बनाना है उस तरह से। इसमें गणना देख लेते हैं थोड़ा सा। पुराना अनुपात आपको यहाँ दिया 4:3:2 और यहाँ नया अनुपात भी दे रखा है 2:1, यानी कि रोहित के निवृत्त के बाद का
नया अनुपात आपको दिया है, तो फिर लाभ का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा ख्याति के लिए। तो लाभ का अनुपात बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग मोहित। तो मोहित का इसमें पुराना भाग अपने देख रहे हैं, इसमें 4 3 7 2 9 यानी 3/9 इसका हुआ पुराना, और नया हो रहा है 2/3। तो 2/3 माइनस 3/9, हर समान किए 3/9। इसी तरह से विराट का 1/3 2/9 और माइनस किए तो 1/9। तो इस तरह से इनका अनुपात आ गया, और ये अनुपात कौन सा बना, 3:1। तो 3:1 लाभ का अनुपात आपको ध्यान रखना है। रोहित की ख्याति गणना कर लेंगे, तो ख्याति का मूल्य यहाँ पर 1,80,000 निश्चित हुआ है। ये समायोजन नंबर 5 के अनुसार पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 हुआ। तो इसके आधार पर हमने इसका जो है प्रमाण निकाल लिया। तो इसका हिस्सा है 4/9, 4/9 है रोहित का। तो 1,80,000 में 4/9 यानी इसका 80,000 ख्याति आई। तो इसको ख्याति ये ले जाएगा, जमा कर दिया। कौन देगा, मोहित और विराट देंगे। कौन से अनुपात में, उनके लाभ के अनुपात में, 3:1, 3/4 1/4। तो 60,000 और 20,000 इनको देने को आएगा। तो इस तरह से ये गणना हो गई। और अब खाते बनाकर उसमें एंट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें बाकियाँ देख लेते हैं। ख्याति, पुरानी ख्याति 36,000 है। तो इस पुरानी ख्याति को हम क्या करेंगे, इसमें अवलिखित करेंगे। तो पुरानी ख्याति अवलिखित करने के लिए ख्याति की रकम है 36,000। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में यहाँ दर्शा लेते हैं ख्याति खाते, और इसको बांटेंगे तो पुराने अनुपात में 16,000 12,000 8,000, 16,000 12,000 और 8,000। तो पुराने अनुपात में इसको अवलिखित कर दिया। उसके बाद है जमीन मकान। तो जमीन मकान को पक्की तलपट के संपत्ति में दर्शा देते हैं। जमीन मकान 1,50,000, समायोजन है 1,50,000। फिर जमीन मकान के बाद आपको दिया है यंत्र, यंत्र दिया है 90,000। यंत्र को 90,000 संपत्ति में दर्शा देते हैं। तो यंत्र 90,000, समायोजन है 90,000। फिर आता है स्टॉक, यंत्र के बाद स्टॉक है 85,000। तो स्टॉक है, इसको दर्शा देते हैं। यहाँ पर समायोजन नहीं है तो रकम बाहर लिख सकते हैं सीधा 85,000। स्टॉक 85,000। फिर स्टॉक के बाद है देनदार, देनदार है 60,000। तो देनदार की रकम यहाँ बताएंगे 60,000, समायोजन है बाद में 60,000। फिर बैंक, अपने को बैंक का शेष दिया हुआ है, तो हमने बैंक खाता बनाया हुआ है। तो संपत्ति यानी उधार पक्ष में लिख देंगे इसको। तो बैंक खाते के उधार पक्ष में शेष आगे लाए, यहाँ पर 63,000, 63,000। उसके बाद है विज्ञापन अभियान खर्च। समझिए अवास्तविक खर्च है, जैसे हमने ख्याति अवलिखित किया वैसे ही विज्ञापन अभियान खर्च को अवलिखित कर देंगे। तो 4500 है, तो इसको हम पुराना अनुपात यानी कौन सा 4:3:2, इसमें हम पुराने भागीदारों में इसको अवलिखित कर देंगे। तो 2,000 1,500 1,000, यहाँ पर 2,000 1,500 1,000, इसको हमने अवलिखित कर दिया। संपत्ति कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं दायित्व में। तीनों की पूंजी है 1,60,000 96,000 और 80,000। तो शेष आगे लाए, यहाँ पर 1,60,000 96,000 80,000, तीनों की पूंजी हमने यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद है अनामत फंड दिया है 45,000। इसको बांट देंगे पुराने अनुपात में, ये रहा अनुपात 4:3:2। इसको बांटेंगे 20,000 15,000 10,000, 20,000 15,000 10,000, तीनों में बांट दिया। उसके बाद आता है कारीगर मुआवजा अनामत। तो कारीगर मुआवजा अनामत इसमें दिया है, यह है 13,500। तो ये रकम हम इसमें बांट देंगे, इसको भी कारीगर मुआवजा अनामत खाते। और ये रकम आएगी 6,000 4500 3,000, 6,000 4500 3,000। उसके बाद साझेदारों की लोन। अब यहाँ पर आपको लोन यहाँ दे रखा है साझेदार की लोन। तो इसके अंदर एक साझेदार तो निवृत्त हो रहा है रोहित। तो रोहित की लोन यहाँ पर आपको दायित्व पक्ष में दी गई है। तो ये लोन आप चाहें तो इसको, दायित्व का मतलब जमा शेष होता है, तो ये जमा शेष होता है तो इसको हम
पूंजी, क्योंकि इसका हिसाब हो जाएगा, अब ये निवृत्त हो जाएगा, तो इसकी लोन को हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि दायित्व है तो जमा पक्ष में दर्शा देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रोहित की लोन खाते, पुरानी लोन इसकी पड़ी हुई है 10,000, तो पुरानी लोन हमने इसमें दर्शा दिया, पूंजी खाते में दर्शा दिया। और उसके बाद है मोहित तो रिटायर होना नहीं है, इसको निवृत्त होना नहीं है, तो मोहित की लोन हम पक्की तलपट में दर्शा देंगे 16,000, पुरानी लोन है इसकी, तो पक्की तलपट में यहाँ दर्शा देते हैं कि पक्की तलपट में मोहित की लोन 16,000। ठीक है, ये रोहित की लोन हमने पूंजी खाते में जमा दर्शा दिया, क्योंकि इसको हिसाब पूरा करना है। यहाँ भी आप दायित्व में भी दर्शा सकते थे, फिर वहाँ लोन में जोड़ना पड़ता है, और यहाँ आपको सीधा लोन डायरेक्ट निकल जाएगी। और उसके बाद आता है लेनदार है 64,000, लिख देंगे दायित्व में, लेनदार समायोजन है 64,000। इस तरह से आपका ये सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। समायोजन देखिए, जमीन मकान की कीमत 1,80,000 गिनो, तो जमीन मकान में वृद्धि हो रही है 30,000 की, तो 30,000 की वृद्धि कर देंगे यहाँ पर संपत्ति में, और अब यह हो गया 1,80,000। दूसरी असर पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे 30,000, जमीन मकान की कीमत में जो वृद्धि हुई 30,000 जमा हो गया। फिर अगला समायोजन है, यंत्र की कीमत 15,000 से घटानी है, तो यंत्र में 15,000 कमी करना है, तो यहाँ पर यंत्र हमारा 90,000 है इसके अंदर, यहाँ पर तो 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे, और ये बाहर आएगा 75,000, तो यंत्र में कमी हो गई और यंत्र हो गया 75,000। और इसकी दूसरी असर पुनः मूल्यांकन में उधार पक्ष में 15,000 जो कमी हुई यहाँ दर्शाएंगे। उसके बाद आता है, देनदारों पर डूबत ऋण अनामत 10% रखना है, तो संपत्ति में देखिए हमने देनदार लिखा है 60,000, और 10% करेंगे तो 6,000 आएगा, 6,000 माइनस हुआ, बाहर आएगा 54,000। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पुराना जो था कितनी व्यवस्था थी 4,000, और नई व्यवस्था कितनी हुई 6,000, तो इसमें कितने का डिफरेंस आया 2,000 का, तो 2,000 बढ़ गया, तो इसको हम पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे, जितना बढ़ा कितना बढ़ा 2,000, तो 2,000 यहाँ बता देंगे कितना अतिरिक्त हो गया। फिर उसके बाद आता है लेनदारों में 5,000 चुकाने नहीं पड़ेंगे, तो लेनदार में कमी कर देंगे, अपने दायित्व में लेनदार में कमी हो गई 5,000, और अब लेनदार हो जाएगा 59,059, और लेनदार की कमी इसको हम जमा करेंगे पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में, लेनदार में कमी 5,000, दायित्व में कमी। फिर उसके बाद है, पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 हुआ, तो इसकी हमने गणना कर लिया है, और इसकी असर हम दर्शा देते हैं पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में इसकी गणना हमने इस तरह से किया था, मोहित के पूंजी खाते उधार, विराट के पूंजी खाते उधार, और रोहित के पूंजी खाते जमा करना है मोहित और विराट के नाम से, 80,000 होना चाहिए। तो यहाँ पूंजी खाते के, यहाँ पर मोहित के पूंजी खाते और इसके विराट के पूंजी खाते, तो ये रकम हम दोनों लिखेंगे यहाँ पर। तो इसके रकम आएगी रोहित में 60,000 और 20,000, ये देखिए 80,000 हो गया। और फिर ये रकम उधार होगी रोहित के पूंजी खाते के नाम से, किसमें, मोहित और विराट में, 60,000 और 20,000, यानी उसकी एंट्री हमने यहाँ दर्शा दिया। तो इस तरह से ये ख्याति की एंट्री हो गई। और अब ख्याति की एंट्री के बाद अगली एंट्री यहाँ देखते हैं, मोहित और विराट का नया लाभांश का अनुपात हमने गिन लिया था। रोहित को 20,000 तुरंत देना है और बाकी लोन रखना, देखिए यहाँ सूचना दी गई है, तो 20,000 तुरंत भुगता देंगे, जो डिफरेंस होगा वो लोन हो जाएगी। तो 20,000 देना है, तो इसकी एंट्री पहले दर्शा देते हैं। तो पूंजी खाते के उधार में रोकड़ खाते चुकाना है अपने को, यहाँ रोहित में 20,000 चुका देना, उसकी एंट्री बता दिए, एक असर। और दूसरी असर रोकड़ या बैंक खाता हमने बनाया है, तो यहाँ पर बैंक खाता बनाया है, तो यहाँ दर्शा सकते हैं रोहित के पूंजी खाते जो पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 20,000 चुका देना है, तो उसको हमने यहाँ दर्शा दिया। और इस तरह से हमारी ये सारी एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। और अब इसके बाद हम टोटल करते हैं। सबसे पहले पुनः मूल्यांकन में यहाँ पर 30 और 5 35,000 हुआ, इसका टोटल यहाँ आएंगे 35,000, और इसमें से 15,000 और 2,000
दोनों माइनस होंगे, यानी 17,000 माइनस हो जाएगा, 18,000 बचेगा, 18,000। और तीनों साझेदारों में पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे, तो 4, 3, 2 में बांटेंगे तो 8,000, 6,000, 4,000, 8,000, 6,000 और 4,000 तीनों में बांट लिए। अब ये लाभ जो हुआ इसको पुनः मूल्य पूंजी खाते में जमा कर देंगे, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिख दे रहे हैं इसके अंदर 8,000, 6,000 और 4,000, 8,000, 6,000 और 4,000 हो गया। अब उसके बाद पूंजी खाता बंद करेंगे, तो पहले रोहित का टोटल देखते हैं। तो रोहित में 1,60,000, 20,000, उसके बाद है रकम 6,000, 60,000 है उसके बाद, और उसके बाद है 20,000 और 8,000 और 10,000। इनको जोड़ेंगे तो 2,84,000 हो रहा है, 2,84,000। फिर मोहित का 96,000, 15,000, 4,500 और 6,000। इनको जोड़ेंगे तो इसकी रकम हो रही है 1,21,500, 1,21,500। और विराट का टोटल 80,000, और 80,000 के बाद 10,000, 3,000 और 4,000। इनको जोड़ेंगे तो 97,000 हो रहा है। और ये टोटल हम यहाँ लाएंगे तीनों का, 2,84, 2,84,000 और 1,21,500, 97,000। और उसके बाद इनका हम माइनस करेंगे, तो रोहित को जो डिफरेंस आएगा वो तो लोन हो जाएगी, क्योंकि रोहित को निवृत्त होना है। तो इसका डिफरेंस जो आएगा 16,000, 2,000 और 20,000, तो 2,46,000 बचा, 2,46,000 ये इसकी लोन हो गई। और बाकी के साझेदारों का शेष निकलेगा, तो शेष निकालने के लिए 1,21,500 में से ये 12,000, 1,500 और 60,000 घटा देंगे तो 48,000 बचा। तो इसका शेष आ गया 48,000। और उसी तरह से विराट का भी 97,000 में से 8,000, 1,000 और 20,000 इसको माइनस करते हैं तो 68,000 बचा। इस तरह से इसको हम पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में दे देते हैं। तो पक्की तलपट के दायित्व में पहले पूंजी 48,000 और 68,000, 68,000 जोड़ देंगे 1,16,000, 1,16,000। और उसके बाद हमने यहाँ लोन निकाला, रोहित की लोन है 2,46,000, 2,46,000 इसकी लोन हो गई। रोकड़ खाता यहाँ बैंक खाता बनाया, बंद कर देंगे, 63,000 है। और 63,000 में डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर 63,000, तो अंतर आ रहा है 43,000, 43,000। इसको दर्शाएंगे संपत्ति में 43,000। और इस तरह से अब इधर पक्ष का टोटल करेंगे कंप्लीट इसको, तो इसका टोटल हो रहा है 1,80, 75,000 और 85,000, 54,000 और 43,000, 4,37,000, 4,37,000। और दायित्व पक्ष में जो रकम है 1,16,000 है, और 16,000, 2,46,000 और 59,000 है। इनको जोड़ देते हैं तो वही रकम आई 4,37,000, 4,37,000। इस तरह से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये प्रश्न नंबर हमारा 6ठा प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद हम एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। 7वें प्रश्न में विजय, लक्ष्मी और सिद्धि 3 साझेदार हैं, समायोजन दिया हुआ है और इनका पक्की तलपट जो है दिया हुआ है इसके अंदर। तो इसके आधार पर हम सब खाते बना करके और देखते हैं इसके अंदर ये हमने सब खाते बना करके इसकी गणना देखें जरा। यहाँ देखिए लाभ का अनुपात निकालेंगे पहले। तो लाभ के अनुपात में नया भाग माइनस पुराना भाग, तो पुराना 5,3,2 है और नया इनका है 2,3 समायोजन में दिया हुआ है। तो उसके आधार पर देखिए विजय का 2/5 माइनस 5/10 करेंगे तो -1/10 आया। इसका मतलब विजय क्या हुआ, त्याग कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो साझेदार त्याग करे उसको भी ख्याति का भुगतान होगा। और लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी का 3/5 माइनस 3/10, 3/10 का लाभ आया। इसका मतलब कि लक्ष्मी को लाभ हुआ तो लक्ष्मी भुगतान करेगी विजय को
और लक्ष्मी भुगतान करेगी सिद्धि को, क्योंकि जिसको रिटायर होना है। तो देखिए यहाँ पर गणना देखिए, ख्याति 60,000 मूल्य निश्चित हुआ है, तो 2/10 करेंगे तो सिद्धि को ख्याति कितनी मिलेगी, 12,000। और विजय जिसका त्याग आ रहा है, कितना त्याग है, 1/10, तो उसको 60,000 में से 1/10 भाग कितना मिलना चाहिए, 6,000। तो इस तरह से सिद्धि को मिलना है 12,000, विजय को मिलना है 6,000, और इनका भुगतान कौन करेगा, लक्ष्मी करेगी, क्योंकि उसको लाभ हुआ। तो ये देखिए एंट्री हो गई, लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार 18,000, सिद्धि के पूंजी खाते का 12,000 और विजय के पूंजी खाते का 6,000। ये ख्याति की प्रविष्टि हो गई। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है अपने को कि कर्मचारी मुआवजा 17,000 दिया है, 7,000 का दावा मंजूर हुआ है, तो 10,000 को हम बांट देंगे। अब देखते हैं इसके अंदर, पहले तो बाकी लिख देते हैं इसके अंदर शेष। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जमीन मकान दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर तो जमीन मकान यहाँ पर है 1,30,000, तो इसको हम दर्शा देंगे, समायोजन नहीं है, तो 1,30,000 जमीन मकान। उसके बाद है यंत्र है 70,000 रुपये, तो इसको हम बता देंगे संपत्ति पक्ष में यंत्र 70,000, यहाँ पर समायोजन नहीं है तो रकम बाहर लिख देते हैं 70,000 यंत्र। फिर उसके बाद है विनियोग, यहाँ पर विनियोग दिया है 60,000, तो विनियोग यहाँ पर 60,000 है, तो इसमें एक समायोजन भी है विनियोग संबंधित। ये देखिए तीसरा समायोजन, विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है और इस कीमत से सिद्धि ले जाएगी, जैसे इसके पहले सवाल में था। तो यहाँ साझेदार को ले जाना है तो पूंजी खाते में उधार करना पड़ेगा, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में इसको हम दर्शा देंगे, ये पूंजी खाता का उधार पक्ष है, यहाँ पर विनियोग खाता लिख करके और हम दर्शा देंगे इसको। तो विनियोग खाते और इसको देना है सिद्धि को, यहाँ दिया है विनियोग की बजाय सिद्धि ले जाती है, तो सिद्धि में विजय में डैश और ये 40,000, सिद्धि को 40,000 में दे दिया विनियोग, तो विनियोग की कीमत हो गई, ये रकम इसको चुका दिया गया। और विनियोग में कमी कितनी हुई इसके अंदर, तो विनियोग की कीमत यहाँ पर दर्शाई थी, विनियोग की कीमत यहाँ 60,000 दर्शाई है, विनियोग की कीमत इसके अंदर है यहाँ पर 60,000, तो 20,000 यानी इसमें कमी हो गई विनियोग की कीमत में, तो वो कीमत हमको यहाँ दर्शाना पड़ेगा और उस रकम से इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। तो विनियोग की कीमत 5,000, एक मिनट, यहाँ पर विनियोग वृद्धि कमी भी है, इसको देख लेते पहले। 15,000 है, तो 20,000 रुपया अपने विनियोग में कमी हो रही है, तो 15,000 यहाँ दिया हुआ है, तो 20,000 में 15,000 ये जो अपलिखित हो जाएगा, तो ये बचा, अब बचा कितना, 5,000। तो जो 5,000 इसमें वृद्धि हो रही है, ये 5,000 केवल पुनः मूल्यांकन में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनामत नहीं होता तो पूरा 20,000 जाता, तो यहाँ पर हम खाली कितना ले आएंगे, 5,000। तो यहाँ विनियोग हो जाएगा पुनः मूल्यांकन के उधार में विनियोग 5,000, यानी विनियोग में समझिए कुल कमी कितनी हुई, 20,000, 60,000 का 40,000 हो गया, तो 20,000 कमी हुई, और 20,000 में हमारे पास विनियोग अनामत दिया है 15,000, तो उस 20,000 में 15,000 माइनस कर दिए, तो जो डिफरेंस बचा 5,000 वो हम पुनः मूल्यांकन खाते में उधार कर दिए, और अगर बढ़ जाता तो उसको हम बांट देते साझेदारों के पूंजी खाते में। फिर उसके बाद आता है समायोजन, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। और विनियोग के बाद है स्टॉक यहाँ पर दिया है 35,000 स्टॉक दिया है, तो उसकी असर हम यहाँ देख लेंगे 35,000, समायोजन है तो उसको अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक 35,000 स्टॉक यहाँ दर्शा दिए। फिर उसके बाद है देनदार, 23,000 है, देनदार में 23,000। देनदार के बाद है रोकड़, हमने रोकड़ खाता बनाया तो 36,000 वहाँ दर्शाएंगे, तो रोकड़ खाते में शेष आगे लाए 36,000 यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब दायित्व पक्ष में पूंजी है तीनों की 85,000, 64,000 और 71,000, तो तीनों की पूंजी बता देंगे 85, 64 और 71। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में 85,000 और दूसरे की है 64,000 और दूसरा उसके बाद है 71,000, तो तीनों साझेदारों की पूंजी हमने दर्शा दिया। पूंजी के बाद विनियोग वृद्धि कमी फंड तो पूरा हो गया, क्योंकि 20,000 नुकसान था तो उसमें अपलिखित हो गया है। फिर कारीगर मुआवजा
यहाँ पर दिया है 17,000, इसका समायोजन है कारीगर मुआवजा 7,000 दावा मंजूर हुआ। तो पहले पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में कारीगर मुआवजा का दावा यहाँ दायित्व पक्ष में लिख देंगे। तो जो मंजूर हुआ कितने का मंजूर हुआ 7,000 का। और अब कारीगर मुआवजा कितना था 17,000 था, मुआवजा था यहाँ पर 17,000, 7,000 का दावा मंजूर हो गया, 10,000 बचा। तो 10,000 का वितरण कर देंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में 5,000, 3,000, 2,000। यहाँ पर 5,000, 3,000 और 2,000, ये तीनों साझेदार में इसको पुराने नंबर में अवगत कर दिया है। उसके बाद आता है कारीगर मुआवजा फंड के बाद लेनदार, लेनदार 56,000 है, दायित्व में लिख देंगे लेनदार 56,000, यहाँ दर्शा दिए लेनदार की रकम 56,000। और आगे लेनदार के बाद प्रोविडेंट फंड है 42,000, तो इसको भी यहाँ दर्शा देंगे दायित्व में प्रोविडेंट फंड 42,000। इस तरह आपका समायोजन कंप्लीट होता है और सारी बाकियाँ अब समायोजन लेते हैं। विजय और लक्ष्मी का लाभांश का नया अनुपात ये हमने गिनती कर लिया है। पेढ़ी की ख्याति की गणना हो गई है, तो उसकी हम दर्शा देते हैं। यहाँ पर 60,000 की कीमत से निश्चित हुई है, तो उसके अनुसार आपने देखा इसके अंदर कि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। लक्ष्मी को ख्याति चुकाना है 18,000, किसको चुकाना है सिद्धि को उसका हिस्सा और विजय को उसका त्याग जो हुआ है, तो दोनों को चुकाना है। तो लक्ष्मी के पूंजी खाते के उधार में दोनों का नाम लिखेंगे हम सिद्धि और विजय का। तो यहाँ पर उधार पक्ष में देखिए सिद्धि और विजय का, तो सिद्धि के नाम से कितनी रकम है 12,000, तो 12,000 इसको हम बता देंगे इसके अंदर लक्ष्मी में 12,000 और विजय के नाम से कितनी है 6,000 ये दर्शा दिए क्योंकि इसको लाभ हुआ है। और इस तरह से ये असर यहाँ पर आ गई। दूसरी लक्ष्मी के पूंजी खाते, तो यहाँ पर लक्ष्मी में नहीं विजय में कितना रुपया 12,000 और सिद्धि में कितना था, सॉरी विजय में 6,000 था, विजय में 6,000 और सिद्धि में 12,000। ये देखिए ये जो एंट्री हुई है इसी को हमने दर्शा दिया। तो 18,000 सिद्धि में 12,000 और विजय में 6,000, तो ये रकम यहाँ दर्शा देंगे। फिर ख्याति का हो गया। उसके बाद आता है विनियोग की बाजार कीमत, तो विनियोग का हो गया पक्की तलपट में आएगा नहीं, ये सीधा पूंजी खाते में हो गया और इसका जो डिफरेंस आया वो हमने अनामत में घटा दिया और बाकी जो बचा पुनर्मूल्यांकन ले गए। देनदारों में से 3,000 डूबत ऋण अपकृत करो और 5% अनामत की व्यवस्था करो। अब देनदार में से हमको यहाँ पर बोला है अनामत में कि डूबत ऋण अपकृत करना है आपको 3,000, तो देनदार में देखिए 3,000 यहाँ पर पहले अपकृत करेंगे डूबत ऋण और ये हो गया 20,000। अब जो बचा उस पर 5% करना है आपको, तो 5% कितना बचेगा 1,000, ये माइनस होगा इसमें देनदार में से 1,000 ये होगा और ये हो जाएगा 19,000। अब डूबत ऋण कितना हुआ 3,000, तो पुनर्मूल्यांकन खाते में डूबत ऋण उधार कर देंगे 3,000, कमी हुई इसको यहाँ दर्शा दिए। उसके बाद डूबत ऋण अनामत हमने कितना माइनस किया 1,000 और हमारे किताब में पुराना डूबत ऋण अनामत इसमें दिया हुआ है यहाँ पर 4,000, ये पहले से दिया हुआ है। तो हमने तो कितनी व्यवस्था किया 1,000, तो इसका मतलब कितनी कमी हो गई 3,000 की कमी हो गई, तो पुनर्मूल्यांकन में जमा हो जाएगा। तो डूबत ऋण अनामत खाते जमा हो जाएगा 3,000, क्योंकि नया 1,000 था पुराना 4,000 था, तो कमी हुई तो वो 3,000 को यहाँ दर्शा देंगे। इस तरह से डूबत ऋण अनामत का हो गया। फिर अगला समाधान देखते हैं इसके अंदर। बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 अधिक गिनी गई है, तो 1,000 अधिक गिनी गई है, तो उतनी अंतर उसकी रकम हम यहाँ बता देंगे, तो 1,000 कम कर देंगे। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में उधार कर दें पहले 1,000, यहाँ कमी कर दिए क्योंकि ज़्यादा है वो, और फिर यहाँ पर स्टॉक हम दर्शा देंगे इसके अंदर पक्की तलपट में 1,000 कम करके। तो यहाँ पर स्टॉक है 35,000, उसमें 1,000 कमी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34,000 स्टॉक। फिर समझना इसके बाद है कारीगर मुआवजा का हो गया एंट्री, और सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाना है, तो सिद्धि को रोकड़ चुकाना है, तो इसको हम पूंजी खाते में दर्शा देंगे 12,000, तो सिद्धि में 12,000 और बाकी का इसका मतलब लोन हो जाएगा उसका। अब देखिए कंप्लीट हो गया। अब पहले इसका टोटल ले लेते हैं हम, तो पुनः मूल्यांकन में टोटल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि उधार साइड ज़्यादा है,
उधार साइड में 5, 3, 8 और 9,000 हो रहा है। 9,000 यहाँ लिख दिए उधार पक्ष में, और उसको जमा में लाएंगे 9,000, उसमें से 3,000 माइनस होगा तो 6,000 का अंतर बचेगा, और उसको हम बांट देंगे इनके पुराने अनुपात 5, 3, 2 में, तो 3,000, 1,800, 1,200, 3,000, 1,800 और 1,200 इसको बांट दिए। और ये हानि है तो पुनः मूल्यांकन पूंजी खाते में इसको हम उधार कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते में इसको उधार में दर्शा देंगे, पुनः इसकी 3,000, 1,800 और 1,200 इसको हमने यहाँ उधार कर दिया। उसके बाद जो है पूंजी खाते का टोटल देख लेते हैं। तो पूंजी खाते में विजय में 85,000, 5,000, 90,000 और 96,000 हुआ। इसका जमा पक्ष का हुआ 96,000, 64,000 और 3,000, 67,000 और 71,000, 2, 73,000, 73 और 12, 85,000। और ये टोटल यहाँ ला देंगे तो 96,000, 67,000 और 85,000। अब यहाँ पर दो रकम है 12,000 और 3,000 यहाँ पर विजय में। तो विजय में 1 मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, यानी निवृत्ति हो रही सिद्धि की, हमने लक्ष्मी को ध्यान दिया था तो सिद्धि में, तो ये रोकड़ खाते सिद्धि में 12,000 हो गया। उसके बाद जो है अब इसमें देखिए 12,000 और 6,000 इसकी रकम है और दूसरा 1,800 है। तो इनको जोड़ेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे तो 47,200 बचा इसका, 47,200। और यहाँ सिद्धि का देखिए 40,000 और विनियोग जो ले गई वो, और 12,000 और उसके अलावा 1,200 है। और फिर उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे तो डिफरेंस इसका आ रहा है 31,800, 31,800 ये इसकी लोन हुई, 31,800 ये साझेदार की लोन हुई। तो इस तरह से यहाँ देखिए सिद्धि की लोन 31,800 और ये दोनों की बाकी आ गई 93,000 और 47,200। और इसको हम दर्शा देंगे पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में पहले पूंजी है दोनों की, विजय और लक्ष्मी दोनों की पूंजी दर्शा देते हैं इसके अंदर। तो 93,000 और 47,200, 93,000 और 47,200, 47,200 और ये हुआ 1,40,200 एक पूंजी आ गई। और लोन इसकी हम दर्शा देते हैं अलग से। तो सिद्धि की लोन, तो सिद्धि की लोन हमने कितना निकाला 31,800, 31,800 इसकी लोन हो गई, दर्शा दिए। और अब रोकड़ खाता बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर रोकड़ खाता हो गया 36,000 इसका टोटल। और ये जो 12,000 रुपया हमने सिद्धि को रोकड़ चुका दिया था निवृत्त होने वाले साझेदार को, उसकी एसआरए हमने यहाँ दर्शाया बाकी है। तो सिद्धि के पूंजी खाते भुगतान हुआ है तो 12,000 ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ टोटल 36,000 हो रहा है। तो 36,000 में से ये 12,000 का मतलब निकल जाएगा इसके अंदर से। तो रोकड़ खाते का डिफरेंस हो जाएगा 24,000, 24,000। और 24,000 से हम दर्शाएंगे पक्की तलपट के संपत्ति में 24,000। और अब इसका योग करेंगे इसके अंदर तो 70,000 ये है। और यहाँ पर देखिए ज़मीन मकान 1,30,000 है। और यहाँ पर उसके बाद 70,000 है। और यहाँ 34,000 और देनदार हुआ 19,000 और ये 24,000, सब मिला के 2,77,000 हुआ, 2,77,000 हुआ। और उसी तरह यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए पूंजी इसकी हो रही है 1,40,200 प्लस 31,800 और 56,000 और 42,000 और 7,000। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ भी वही आ रहा है 2,77,000, 2,77,000। इस तरह से आपका ये एक साथ हमने 3 प्रश्न ले लिया है। प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 इसको आपको व्यवस्थित ढंग से समझ करके उसको हल कर देना है। धन्यवाद।